गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के अंतर्गत बाजार संबंधित सुधारों को पढ़ने जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसका एक अभिनव प्रयोग थी जो उत्पादन लागत पर आधारित थी। वह मध्यकाल का प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार की शक्तियों पर सीधे हस्तक्षेप किया। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से निरंकुशता व सैन्य उद्देश्य को हटा देते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था के निकट आ जाती है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली व आर्थिक आयोजन। किंतु हमें यह पता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था निरंकुशता व सैन्य उद्देश्य पर आधारित थी, अतः इसका स्वरूप मध्यकालीन ही था। यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के उद्देश्यों को देखते हैं तो इसके संदर्भ में कई प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। पहला, लोक कल्याण। अलाउद्दीन खिलजी व उसके काजी हमीउद्दीन के वार्तालाप संबंधी रिकॉर्ड से हमें यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व आर्थिक सुधार केवल सैन्य उद्देश्य से ही नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना से भी प्रेरित थे। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से हिंदू व्यापारी व मुल्तानी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दंडित करना चाहता था। जैसा कि हमें पता है कि गल्ला अर्थात अनाज व कपड़े के व्यापार में हिंदू तथा मुल्तानी व्यापारियों का एकाधिकार कायम था। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से उनके एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था तथा एकाधिकार को राज नियंत्रित एकाधिकार में बदलना चाहता था। यदि हम उद्देश्यों को देखते हैं तो सर्वमान्य जो मत उभर कर सामने आता है वह यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संबंधी सुधारों का मुख्य उद्देश्य सैन्य उद्देश्य ही था, जिनमें बर्नी जैसे इतिहासकार भी यह मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संबंधी सुधार का जो उद्देश्य था वह सैन्य उद्देश्य से ही प्रेरित था। जैसा कि हमें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा व उत्तर पश्चिम में होने वाले मंगोल आक्रमण को रोकने हेतु एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। बर्नी ने उसकी अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों की संख्या लगभग 3 लाख बताई है। तो इतनी बड़ी सेना को यदि अलाउद्दीन खिलजी नगद के रूप में वेतन देता तो उसका खजाना लगभग 4 से 6 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो जाता। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को
नियंत्रित कर दिया ताकि सैनिक एक उचित मजदूरी या अथवा सम्मानजनक मजदूरी के आधार पर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की, जिसमें पहला बाजार गल्ला मंडी था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख अनाजों के लिए गल्ला मंडी अर्थात अनाज मंडी की स्थापना की, जो सहना नामक अधिकारी के अंतर्गत रखी जाती थी। गल्ला मंडी का प्रमुख सहना ए मंडी होता था। इस समय मलिक काबुल इस पद पर नियुक्त था। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला मंडी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनाजों का मूल्य निश्चित कर दिया। जैसे उसने गेहूं के मूल्य को 7.5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन व मोठ 3 जीतल प्रति मन की दर निश्चित की। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला मंडी में अनाज की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भी कई प्रकार के कदम उठाए। जैसे कि प्रथम, उसने कारवां व्यापारियों की नियुक्ति की ताकि ग्रामीण क्षेत्र से अनाज उचित मूल्य में खरीद कर एक निश्चित मूल्य में गल्ला मंडी को उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा यमुना द्वाब स्थित समस्त खालसा भूमि से खराज अर्थात भू राजस्व अनाज के रूप में वसूलने का आदेश दिया। किसानों से भी भू राजस्व जिन्स अर्थात नगद के रूप में न लेकर गल्ला अर्थात अनाज के रूप में लेने को प्राथमिकता दी। अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरा जो उसने कार्य किया वह यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सरकारी गोदामों में अनाज को एकत्र करने का निर्देश दिया ताकि अकाल व आपातकाल की स्थिति में अनाज की कमी होने की स्थिति में शहरी जनसंख्या को एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जा सके। अब हम दूसरे बाजार की ओर को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उसने कपड़े व कीमती वस्तुओं के लिए एक अलग बाजार जिसे सराय आदिल की भी स्थापना की। इस बाजार में वैसे वस्तुओं को रखा जाता था जो बाहर से मंगाए जाते थे अर्थात आयात किया जाता था तथा वे वस्तु लंबे समय तक अच्छे या टिके रहते थे, जैसे कपड़ा, शक्कर, सूखा फल, घी, तेल इत्यादि। सराय आदिल बाजार दिल्ली के बदायूं दरवाजे के पास स्थित हारा महल के से सटे एक मैदान में निर्मित किया गया था। इसका मुख्य अधिकारी राय परवीन कहलाता था। सराय आदिल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को सर्वप्रथम इसी के पास रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण करवाना पड़ता था। यदि हम सराय आदिल के बाजार व्यवस्था को सराय आदिल के अंतर्गत बाजार व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि सराय आदिल के अंतर्गत बिकने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अत्यंत ही कठिन था, क्योंकि इसके
उत्पादन लागत का पता करना सरल नहीं था। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस बाजार के अंतर्गत एक नवीन पद्धति अपनाई जो वर्तमान की सब्सिडी पद्धति पर आधारित है। उसने व्यापारियों को हानि नहीं पहुंचने के लिए व्यापारियों को अग्रिम राशि राज्य के द्वारा दी ताकि वे बाहर से वस्तुओं अर्थात कीमती वस्तुओं को खरीदकर इस बाजार में उपलब्ध करा सके। जैसे कि हमें एक उदाहरण भी मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक मुल्तानी व्यापारी को 20 लाख टंका अग्रिम राशि के रूप में दिया ताकि वह पश्चिमी एशिया से कीमती रेशमी वस्त्र आयात कर उत्पादन लागतता के मूल्य पर सराय आदिल बाजार को उपलब्ध कराए। अब हम तीसरे बाजार की ओर देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि तीसरे बाजार का नाम घोड़े, दास व मवेशियों का बाजार था। अलाउद्दीन खिलजी को अपने सैन्य संचालन के लिए बड़ी मात्रा में घोड़े की आवश्यकता थी और हमें यह भी पता है कि घोड़े के व्यापार में जो दलाल थे वो न केवल बिक्री करता बल्कि खरीदार के मध्य कमीशन लेते थे जिससे मवेशी घोड़े का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता था। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मवेशी बाजार अथवा घोड़े व दास के बाजार से दलालों को निकाला, दलालों के एकाधिकार को समाप्त किया तथा उसने जानकार व्यक्तियों की मदद से घोड़े को व अन्य मवेशियों को उत्तम, मध्य व निम्न श्रेणियों में विभाजित किया तथा उसके आधार पर मूल्य निश्चित किया। सेना के उपयोग में लाए जाने वाले घोड़े का मूल्य उसने 120 टंका से 25 टंका तक निश्चित किया। उसी प्रकार माल वाहक टट्टुओं का मूल्य उसने 10 से लेकर के 25 टंका तक निश्चित किया। इसी प्रकार दास दासियों के कार्यकुशलता, सुंदरता, शारीरिक बलिष्ठता के आधार पर उसने दासों को भी भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त किया तथा उनका मूल्य निर्धारित किया। जैसे दासों का मूल्य उसने 7 से लेकर के 30 टंका तक, वही दासियों का मूल्य 5 से लेकर के 40 टंका तक निर्धारित किया। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संचालन को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को संचालित करने हेतु कुछ संस्थागत सुधार भी किए। उसने दीवाने रियासत नामक विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी को अपने बाजार व्यवस्था संबंधित सूचना 3 स्रोतों से प्राप्त होती थी, जिनमें पहला था राजकीय अधिकारी, दूसरा बरीद अर्थात राजकीय गुप्तचर, तीसरा व्यक्तिगत मुन्हिस। अलाउद्दीन खिलजी की यह पद्धति की प्रशंसा करते हुए बर्नी ने कहा है कि उसके शासनकाल के दौरान वस्तुओं के मूल्य में आधे जीतल का भी अंतर नहीं आया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर दंड की भी व्यवस्था की। जैसे हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति कम तौलता था अथवा अधिक पैसा लेता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लेने का दंड दिया जाता था। अब हम उसके अलाउद्दीन खिलजी के प्रभाव क्षेत्र को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र को लेकर के इतिहासकारों के मध्य विवाद है।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में लागू थी। इसका समर्थन पूर्ववर्ती इतिहासकार फरिश्ता करते हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल दिल्ली के आसपास व सैन्य शिविरों में ही लागू था। चूंकि यह सैन्य उद्देश्य था, इसका समर्थन बर्नी करते हैं। बर्नी का यह मानना है कि यह नीति सिर्फ दिल्ली में ही लागू थी, क्योंकि स्थायी सेना दिल्ली में ही रहती थी और सुल्तान ने सैन्य सुविधा के लिए ही इस व्यवस्था की स्थापना की। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के सीमाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था में कुछ कमियां भी थी, जिसका नकारात्मक प्रभाव तात्कालीन अर्थव्यवस्था व समाज पर पड़ा। पहला, उसने कृषि व व्यापार के क्षेत्र में मुख्य उत्प्रेरक तत्व मुनाफा को ही छीन लिया, जिसके फलस्वरूप व्यापार व कृषि में गतिहीनता आई। दूसरा, उसने सेना तथा नगरीय सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का शोषण किया। इसे हम अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व से जोड़कर देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो उसने करों का निर्धारण किया था वह सबसे अधिकतम मात्रा में 1/2 अर्थात कुल उत्पादन का 50% निर्धारित किया था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से छोटे शिल्पी, कारीगर व व्यापारियों को भी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उन्हें उत्पादन लागत के मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचना पड़ रहा था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से कुलीन व बड़े व्यापारी लाभान्वित हुए, क्योंकि इन व्यापारियों को राज्य द्वारा अग्रिम राशि प्रदान की जाती थी वस्तु खरीदने के लिए, जिससे उनके पूंजी लगाने का अवसर बढ़ा व बड़े व्यापारी उस पूंजी से कुछ हद तक फायदा कमाने में सफल भी रहे। यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था सैन्य उद्देश्य व निरंकुशता पर आधारित थी। यही कारण है कि उसके मृत्यु के पश्चात यह व्यवस्था समाप्त हो गई। यदि अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत केवल आवश्यक सामग्री व सैन्य उपयोग से संबंधित प्रत्यक्ष वस्तुओं को ही शामिल करता तो संभवतः यह व्यवस्था उसके बाद के कालों में भी लागू रहती।